नमस्कार, राम राम। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आज से हम लोग चालू कर रहे हैं फूड सेफ्टी एक्ट 2006 को डिस्कशन करना, पढ़ना, समझना क्या है उसमें बातें। ये जो एक्ट है, फूड सेफ्टी एक्ट, अलॉन्ग विथ मेनी अदर फूड लॉज, यूनिट 10 में रखा हुआ है। यूनिट 10 कहाँ का? तो हमारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस के पार्ट बी का जो पोर्शन है वो फूड साइंस वाला, उसकी यूनिट 10 में रखा हुआ है। अभी हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो अदर लॉज हैं, अदर फूड लॉज हैं, ऑर्डर्स हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। इस एक्ट को पढ़ने का एक तरीका जो ये हो सकता था कि मैं नोट्स बना करके उसके माध्यम से आपको बताऊं, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो बेहतर तरीका नहीं है, तो हम एक्ट के माध्यम से ही चलेंगे। ये मैंने बेयर एक्ट डाउनलोड किया है, इस बेयर एक्ट को आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस बेयर एक्ट को सिंपली डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, फूड लॉ सर्च करेंगे, है ना, फूड एक्ट 2006 का, और आपको वो बड़ी आसानी से एफएसएसआई की वेबसाइट में मिल जाएगा, है ना। इस वेबसाइट से आप हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जो अभी डाउनलोड करूँगा वो अंग्रेजी माध्यम में आपको डाउनलोड करके पढ़ा रहा हूँ, ये वाला। ठीक है। मैंने इसको एडिट किया हुआ है अपने हिसाब से। ठीक है। मेरे पास चूंकि डाउनलोड है इसलिए मैंने उस लिंक को बंद कर दिया। तो हम यहाँ से चालू कर रहे हैं। हम एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे, क्यों है, कैसे है, कहाँ से आई वो चीज़, उसका क्या महत्व है ना, और क्या एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्व रखता है। ठीक है। इसके अलावा जॉब्स वाला की तरफ से टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 7,000 प्रश्नों की, है ना। 7,000 प्रश्नों की, जिसमें 70 टेस्ट रहेंगे। 50 टेस्ट आपके टॉपिक वाइज हैं, 10 टेस्ट आपके यूनिट वाइज हैं और 10 एफएलटी हैं। ये आप जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करके, है ना, क्या, जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चालू करते हैं हम हमारे इस आज के डिस्कशन को। ठीक है। आज के इस डिस्कशन में फूड लॉ के तहत हम सबसे पहले समझेंगे कि फूड लॉ आया क्यों, उस चीज़ को समझते हैं। देखो, इस फूड लॉ मतलब 2006 के इस फूड लॉ के आने के पहले हमारे देश में हर सेक्टर के फूड कंपार्टमेंट को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग प्रकार के लॉज थे। जैसे मीट सेक्टर के लिए अलग था, डेयरी सेक्टर के अलग था, फ्रूट सेक्टर के लिए अलग था, है ना, सेमी प्रोसेस्ड के लिए अलग था। ऐसे प्रकार के सैकड़ों लॉज बने हुए थे। तो उस समय देश में एक डिमांड उठी कि हमारा देश में क्या होना चाहिए, जैसे वन नेशन वन लॉ की बात होती है, उसी प्रकार से वन नेशन वन फूड लॉ होना चाहिए। वन नेशन वन फूड लॉ की बात उठी, है ना। वन नेशन वन फूड लॉ की जब बात उठी तो ये आया कि हम पुराने सभी कानूनों को खत्म करके क्या करेंगे, एक सिंगल कानून बनाएंगे। पुराने कितने कानून खत्म किए गए? 8 कानून खत्म किए गए। ये मैंने सब कुछ आपको टेस्ट सीरीज का जो डिस्कशन चल रहा है यूट्यूब में, पीवाईक्यू का डिस्कशन चल रहा है, उसमें पढ़ाया हुआ है 8 कानून कौन कौन से खत्म किए गए। ठीक है। 5 रिटेन किए गए थे, कौन कौन से 5 रिटेन किए गए वो भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है। तो मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा। तो जब ये डिमांड उठी कि एक कानून होना चाहिए, तो इस डिमांड को पूर्ति करने के लिए क्या किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा एक कानून प्रपोज किया गया, है ना। एक कानून क्या किया गया, प्रपोज किया गया। अगेन, ये जो कानून था, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बस प्रपोज कर रही थी, बट इस कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने का, उसको लागू करने का, उसके बारे में अन्य निर्णय लेने का, वो सब अधिकार किसके पास रहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पास रहेंगे। किसके पास रहेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पास रहेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए ये जो कानून आपका है ना, हमारा जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 है। ठीक है। इस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के बारे में 2-3 बातें अभी हम समझ लेते हैं। पहला, कि इस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को प्रेसिडेंट ने कब साइन किया था, प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला था। तो इसको प्रेसिडेंट का असेंट मिला था 23 अगस्त 2006 को। कब मिला था? 23 अगस्त 2006 को। यह गजट नोटिफिकेशन में कब आया था? तो ये गजट नोटिफिकेशन में आया था जस्ट नेक्स्ट डे, 24 अगस्त को। कब आया था? 24 अगस्त को। ये कोई चीज लागू कब होती है? कोई भी चीज लागू तब होती है जब वो गजट नोटिफिकेशन में आ जाती है। कैसे आती है? जब वो गजट नोटिफिकेशन में आ जाती है। ठीक है। मतलब ये चीज लागू कब से हुई? तो ये चीज यदि क्वेश्चन आता है कि फूड सेफ्टी एक्ट लागू कब से हुआ, तो ये लागू हुआ हमारा 24 अगस्त 2006 से। कब से लागू हुआ? 24 अगस्त 2006 से। ध्यान में रखना, मैं यहाँ पर एक्ट की बात कर रहा हूँ। दो चीजें हैं, एक एक्ट है और दूसरा एक्ट, इस एक्ट से बनी हुई एक संस्था है जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड सेफ्टी अथॉरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड सेफ्टी अथॉरिटी बोलते हैं। वो सेफ्टी अथॉरिटी के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा किसकी कर रहे हैं?
एक्ट की चर्चा कर रहे हैं, बात समझ में आई, ठीक है। तो ये जो 24 अगस्त 2006 को लागू हुआ, गजट नोटिफिकेशन में 24 अगस्त 2006 को पब्लिश हुआ, उसको प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला था, 23 अगस्त को। ये एक्ट नंबर कौन सा था, एक्ट नंबर 34 था इन द ईयर 2006, कब, 2006 में, ठीक है। तो ये भी बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अब आता है कि जब ये एक्ट है ना, जब ये एक्ट है लागू किया गया, तब यूनियन मिनिस्टर कौन था, है ना। तो एफएसएसआई वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर अनबुमनी रामोदास, है ना, किसके द्वारा, अनबुमनी रामोदास के द्वारा। अनबुमनी रामोदास जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी, है ना, कांग्रेस की सरकार नहीं, आईएनसी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, उस गठबंधन सरकार में वो क्या थे, मंत्री थे। आज की तारीख में अनबुमनी जो रामोदास हैं, उनने अपनी एक अलग पार्टी बना ली है, जस्ट मैंने अभी सर्च ही कर रहा था, पट्टाली मक्कल कच्ची, है ना, किसके नाम से, पट्टाली मक्कल कच्ची के नाम से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हुई है, कहाँ पर, तमिलनाडु राज्य में। वो फैक्ट हमारे अभी मतलब का नहीं है, ठीक है। अब वापस से कि ये एक्ट कब आया, 2006 में आया, कब आया, 2006 में 24 अगस्त को। और इस एक्ट के आधार पे, इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वापस से लाइन सुनना, इस एक्ट के आधार पे, इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 5 अगस्त 2011 को एक संस्था बनाई गई, कौन सी, फूड सेफ्टी अथॉरिटी। क्या बनाई गई, फूड सेफ्टी अथॉरिटी, 5 अगस्त 2011 को एक संस्था बनाई गई, ठीक है। यहाँ तक की बात। चलो आगे बढ़ते हैं, इतनी बातें अभी तक इस पेज में आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अब आता है कि इस एक्ट के बारे में एक जो फैक्ट है काम का, वो क्या है कि बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 57th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के गणतंत्र के 57 संतावनवें गणतंत्र दिवस पे क्या किया गया, इसको लागू किया गया था, ठीक है। भारत का जो 57वां गणतंत्र चल रहा था, उस वर्ष इसको क्या किया गया, लागू किया गया। इसको कैसे गिने, तो भारत का जो पहला गणतंत्र रहा वो कब रहा, 1950 में रहा। कब रहा, 1950 में रहा भाई। भारत गणतंत्र कब बना, 1950 में बना रिपब्लिक, तो तब से काउंट कर लो, हो जाएगा 57, ठीक है, बेसिक सी बात, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस वन नेशन वन फूड लॉ के लिए क्या किया गया, पुराने लॉज को हटाया गया। कितने लॉज को हटाया गया, 8 कानूनों को हटाया गया। कौन कौन से, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 एक, दूसरा फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर एक्ट ऑर्डर 1955, इसके अलावा मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1953, इसके अलावा जो चौथा था आपका वो था वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947, एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1998, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑयल डी ऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लोर कंट्रोल ऑर्डर 1967, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992, और आखिरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, कोई एक्ट का नाम नहीं, उसमें क्या लिखा हुआ है, एनी अदर ऑर्डर अंडर द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 रिलेटिंग टू दी फूड। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक्ट का नाम नहीं दिया गया, यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि और ऐसा कोई भी आदेश, ऐसा कोई भी ऑर्डर जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के दायरे में निकाला गया होगा, उसको भी शामिल कर लो। तो इस प्रकार से 8 चीजों को क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और एक कानून को लाया गया। ये कानून पूरे देश में लागू है, ये कानून 2006 से ही पूरे देश में लागू है, ठीक है। मतलब कई बार कई कानूनों में लिखा होता था, पुराने कानून में, कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई वो बात नहीं है, ठीक है। यह कानून पूरे देश में क्या है, लागू था। इस एक्ट के बारे में एक दो बातें और की लाए जाने के कारण में से, और एक कारण क्या था, एन एक्ट टू कंसोलिडेट द लॉज। मैंने बताया ना कि भाई बहुत सारे लॉज को क्या करना, कंसोलिडेट करना, एक बनाना। इसके अलावा रिलेटेड टू द फूड एंड टू एस्टेब्लिश फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना करने के लिए इसको लाया गया। इसके अलावा रेगुलेशन करना था फूड सेक्टर में, किस चीज का रेगुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग का, स्टोरेज का, डिस्ट्रीब्यूशन का, इंपोर्ट का, सेल का, और ऐसी कोई भी चीज का जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए क्या की जा रही है, बनाई जा रही है, उस सब को क्या करना था, रेगुलेट करना था। इसके लिए इस कानून को क्या किया गया, लाया गया। जिसका पहला सेक्शन क्या कहता है, पहला सेक्शन 3 बातों को क्या करता है, बताता है। पहला, शॉर्ट टाइटल, मतलब इस कानून का नाम क्या होगा, इस कानून का नाम होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। दूसरा बताता है यह एक्सटेंड क्या होगा, कहाँ लागू होगा, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द इंडिया। तीसरा बताता है कमेंसमेंट कब होगा, कब से ये क्या है, लागू किया जाएगा। तो इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑन द ऑफिशियल गजट। कोई भी चीज भारत सरकार की कानून वगैरह कब लागू होता है, उसी तारीख से लागू हो जाता है जिस तारीख को क्या कर दिया गया था,
गजट नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया। ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन में इसको कब जारी किया गया? 24 अगस्त को। कब जारी किया गया? 24 अगस्त 2006 को जारी किया गया था। इसलिए ये कानून लागू कब से हुआ? 24 अगस्त से। पहला सेक्शन, पहली धारा, पहला प्रावधान ये था। अब चलते हैं दूसरी धारा, दूसरे प्रावधान पे। ये कहता है कि डिक्लेरेशन एज टू एक्सपीडेंसी ऑफ कंट्रोल बाय द यूनियन। ठीक है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो यूनियन शुड टेक अंडर इट्स कंट्रोल द फूड इंडस्ट्री। अब वापस से कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फूड इंडस्ट्री एग्जैक्टली किसके कंट्रोल में है? ऑप्शन है हमारे, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ, नन। राइट आंसर हमेशा क्या रहेगा? यूनियन गवर्नमेंट। फूड सेक्टर का पूरा जो रेगुलेशन है वो किसके दायरे में आता है? यूनियन गवर्नमेंट के दायरे में आता है। यूनियन गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज स्टेब्लिश करती है। यूनियन गवर्नमेंट इसके लिए कॉम्पिटेंट लॉज लेकर के आती है, ऑर्डर्स पास करती है, और वो क्या करती है? यहाँ पर पर्सनल अपॉइंट करती है। जैसे कि आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप फूड सेफ्टी ऑफिसर के तौर पे एक पर्सनल हो गए, एक अधिकारी हो गए। ठीक है, जो इस लॉ को क्या करेगा? लागू करेगा। ठीक है, तो ये आप दरअसल सब कुछ किसके दायरे में रह कर रहे हैं? यूनियन गवर्नमेंट के दायरे में रह करके कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा, हम जो दरअसल आज का पूरा लेक्चर्स का जो फोकस है वो तीसरे उसमें है, सेक्शन में, जो कहता है डेफिनेशंस को। यहाँ बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई है। ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले आता है इस सेक्शन 3 के दो सब सेक्शन हैं, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2। पूरी की पूरी जो डेफिनेशन दी हुई है वो कहाँ दी हुई है? सब सेक्शन 1 में, कि इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। ठीक है, इस पूरी लाइन का कोई मतलब नहीं है, मतलब है इसके नीचे लिखे हुए शब्दों का। ठीक है, तो सेक्शन 1 क्या है और सेक्शन 2 क्या है, ये बहुत ज्यादा मतलब का नहीं है, लेकिन सेक्शन 1 के तहत जो डेफिनेशंस दी हुई हैं, है ना, लगभग 50 के आसपास, वो बहुत ज्यादा मतलब की हैं। जिसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है एडल्ट्रेंट की। अब दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है एडल्ट्रेंट क्या होता है, वो परिभाषा यही दी हुई है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि एडल्ट्रेंट कहाँ डिफाइंड है, तो एडल्ट्रेंट डिफाइंड है सेक्शन 3 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में। कहाँ पर डिफाइंड है? सेक्शन 3 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में। क्या कहता है एडल्ट्रेंट? एडल्ट्रेंट मीन्स एनी मटेरियल विच इज और कुड बी एम्प्लॉयड फॉर मेकिंग दी फूड अनसेफ और सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडेड और कंटेनिंग एक्सट्रेनियस मैटर। आगे की डेफिनेशन जब हम पढ़ते जाएंगे तो उसमें ये भी आएगा कि अनसेफ फूड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन भी आएगी। सब स्टैंडर्ड क्या होता है, मिस ब्रांडेड का मतलब क्या होता है, एक्सटेनियस मैटर कंटेनिंग का क्या मतलब होता है। बट अभी के लिए कि एडल्टेंट का मतलब क्या है, कि कोई भी एक ऐसा मटेरियल जो फूड में मिलाया जाए और वो फूड को अनसेफ बना दे, सब स्टैंडर्ड बना दे, मिस ब्रांडेड बना दे, या फिर एक्सटेनियस मैटर कंटेन करने वाला बना दे, तब उस परिस्थिति में उसको क्या बोलते हैं? एडल्टेंट बोलते हैं। दूसरा आता है एडवर्टाइजमेंट, है ना। दूसरा क्या आता है? एडवर्टाइजमेंट मीन्स एनी ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन और a pronouncement made by means of any light, sound, smoke, gas, print, electronic media, intent और वेबसाइट इनक्लूड। सोचो कि एडवर्टाइजमेंट आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, हर उस चीज को उन्होंने शामिल कर लिया है। पहला, या तो ऑडियो माध्यम में हो सकता है या विजुअल माध्यम में हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन और प्रोनाउंसमेंट मेड बाय मींस ऑफ किसी लाइटिंग के तरीके से, साउंड के तरीके से, स्मोक के तरीके से, गैस के तरीके से, प्रिंट के तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इंटरनेट में, वेबसाइट में, किसी भी तरीके से, कोई नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, इनवॉइस, कोई डॉक्यूमेंट, जो भी तरीका होता है वो सब कुछ कहाँ डिफाइंड किया गया है फूड के एडवर्टाइजमेंट का? सेक्शन 3 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट सी। सी कहता है कि मीन्स द चेयरपर्सन ऑफ फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी का जो चेयरपर्सन होगा उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, फूड अथॉरिटी क्या होती है, कैसे बनती है, हम ये सब इस एक्ट के तहत पढ़ेंगे। फिर आता है क्लेम, जो आपका वो होता है फूड का जो रैपर होता है, या फूड का जो बाहरी पर्ची जो चिपकी होती है उसमें, है ना, उसमें आप बहुत सारे क्लेम करते हैं कि हमारा जो फूड प्रोडक्ट है वो डायबिटीज खत्म कर देगा, हमारा जो फूड प्रोडक्ट है वो कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देगा। ऐसे बहुत सारे क्लेम्स किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लेम को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। मीन्स एनी रिप्रेजेंटेशन विच स्टेट्स, सजेस्ट और इम्प्लाइज दैट द फूड हैज अ पर्टिकुलर क्वालिटी रिलेटेड टू द ओरिजिन, न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज, नेचर, प्रोसेसिंग, कंपोजिशन और अदरवाइज। ठीक है, तो आपका वो जो वो है फूड आइटम है, उसमें किसी प्रकार का जो भी कोई क्लेम कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है।
फिर आता है कमिश्नर ऑफ द फूड सेफ्टी, ठीक है। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी मींस द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 30। जब आप सेक्शन 30 में जाएंगे, है ना, इसी एक्ट में हम आगे बढ़ते हुए क्लासेस में देखेंगे कि जब हम सेक्शन 30 पे पहुंचते हैं तो सेक्शन 30 पे हम चर्चा की गई है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की और उसके फंक्शंस की, कहीं की कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की और उसके फंक्शंस की डिटेल में चर्चा की गई है, उसी सेक्शन 30 के यहाँ पे रेफरेंस दिया गया, ठीक है। फिर आता है कंज्यूमर, मैं और आप, ठीक है। तो कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन और फैमिलीज परचेसिंग और रिसीविंग फूड इन ऑर्डर टू मीट देयर पर्सनल नीड्स, कि आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी कुछ फूड आइटम रिसीव कर रहे हैं, तो आप दरअसल उस समय क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर कहलाएंगे, ठीक है, उपभोक्ता कहलाएंगे आप, ठीक है। इसके बाद आता है जी। अब कैसे डिफाइन करेंगे इसको बताएंगे, 31G कैसे बताएंगे, 31G, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कंटामिनेंट, जैसे यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया था कंटेनिंग एक्सट्रेनियस मैटर, है ना, क्या है, कंटेनिंग एक्सट्रेनियस मैटर। इसको आप कंटेनिंग एक्सट्रेनियस मैटर को क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कंटामिनेंट भी तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कंटामिनेंट भी कह सकते हैं। वही यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि मीन्स एनी सब्सटेंस whether or not added to food but which is present in such a food as a result of the production। कई बार कंटामिनेंट आप डेलिबरेटली उसमें मिलाते हैं, जानबूझ करके उसमें डालते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार आप जानबूझ करके नहीं करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन की प्रक्रिया के दौरान वो अपने आप कहीं से उसमें जुड़ जाता है, किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से या किसी अन्य चीज की वजह से। आपने इंटेंशनली नहीं किया बट फिर भी वो कंटामिनेशन उसमें आ गया, ठीक है। इंक्लूडिंग ऑपरेशंस कैरिड आउट इन दी क्रॉप हस्बेंड्री, है ना। अब समझो कि आप कोई खाना बना रहे हैं, जो खाना किससे बनेगा, ग्रेन से बनेगा, कोर्स, है ना, किसी सेरल से बनेगा। अब वो जो क्रॉप आ रही है जहां से भी, उसमें ही कंटेमिनेशन था, उसमें ही पहले से कंटामिनेशन था, ठीक है। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, मुर्गी काट रहे हैं लेकिन मुर्गी में पहले से बीमारी लगी हुई थी, वेटनरी मेडिसिन आदि आदि, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी कंटामिनेशन आ सकता है प्रोडक्शन प्रक्रिया के दौरान। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तीसरा प्रोसेसिंग के दौरान, ऑपरेशन के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान, ट्रीटमेंट, पैकिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, होल्डिंग, किसी भी स्टेज पे फूड के प्रोडक्शन से लेकर के, फूड के प्रोडक्शन से लेकर के कंज्यूमर के हाथ में जाने तक, कंज्यूमर के हाथ में जाने तक किसी भी स्टेज में कंटामिनेशन आ सकता है। तो इस कंटामिनेशन को इस तरीके से डिफाइन किया गया, ठीक है। इसके बाद आता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एफएसओ क्या है, एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, ठीक है। तो ये टर्म कहाँ डिफाइन की गई है, 36 में, कहाँ पर, सेक्शन 36 में। अभी हम सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, इसी में आगे सेक्शन 36 आएगा। वैसे ही डिफाइन किया गया है, वैसे ही फंक्शन बताए गए हैं जैसे कि कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के कहाँ बताए गए हैं, सेक्शन 30 में बताए गए हैं, ठीक है। फिर आता है आपका एक्सटेनियस मैटर, ठीक है। एक्सटेनियस मैटर ऊपर आपने जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको रेफरेंस के तौर पे बताया था कि भाई जो एडल्ट्रेंट है उसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया एक्सटेनियस मैटर। क्या होता है एक्सटेनियस मैटर, उसको भी डिफाइन किया गया। और उस एक्सटेनियस मैटर में क्या बोला गया कि मीन्स एनी मैटर कंटेन्ड इन आर्टिकल ऑफ अ फूड विच मे बी कैरिड फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स। वो एक्सटेंडेड मैटर, ये बाहरी पदार्थ कहाँ से आ सकता है, रॉ मटेरियल से आ सकता है, पैकेजिंग मटेरियल से आ सकता है। आपने पॉलीथीन में पैकेजिंग करी अपने गरम गरम खाद्य पदार्थ की, और पॉलीथीन के जो केमिकल्स थे वो लीच आउट हो गए, रिसाव की प्रक्रिया के माध्यम से कहाँ चले गए, खाने में चले गए, ठीक है। ये पैकेजिंग मटेरियल की वजह से हो गया। प्रोसेस सिस्टम यूज फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग और विच इज एडेड टू इट, बट सच मैटर डजंट रेंडर सच आर्टिकल ऑफ अ फूड अनसेफ। अब एक बात जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि एक्सटेनियस मैटर ऐसा पदार्थ जो रॉ मटेरियल की वजह से खाने में आ जाए, पैकेजिंग मटेरियल की वजह से आ जाए, किसी प्रोसेस की वजह से आ जाए, लेकिन ये हमारे पदार्थ, खुद खाद्य पदार्थ को उस तरीके से नहीं बदलाव करता है, उस तरीके से परिवर्तित नहीं करता है जिससे हमारा खाद्य पदार्थ अनसेफ हो जाए। क्या हो जाए, हमारा खाद्य पदार्थ अनसेफ हो जाए, ठीक है। तो इसमें बदलाव तो करता है लेकिन उसको अनसेफ नहीं बनाता। तो फिर क्या बनाता है, तो फिर बनाता है सब स्टैंडर्ड। क्या बना देता है उसको, सब स्टैंडर्ड बना देता है। ऊपर ये शब्द हमने पढ़ा हुआ था, आगे भी पढ़ेंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, खाना क्या है, व्हाट इज फूड, है ना। खाद्य पदार्थ तुम किसको कहोगे, सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इधर ध्यान रख लो, खाना क्या है और क्या नहीं ये तय करने का अधिकार किसका है, यूनियन गवर्नमेंट का। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, मैं ये पेन खा सकता हूँ या नहीं खा सकता हूँ, ये मेरी बात है, लेकिन इसको खाना बोलना है या नहीं बोलना है ये कौन तय करेगा, भारत सरकार तय करेगी, कोई स्टेट गवर्नमेंट तय नहीं करेगी, ठीक है। खैर, अब आता है फूड कि मीन्स एनी सब्सटेंस वेदर प्रोसेस्ड, शब्दों पर ध्यान देना, प्रोसेस्ड है, पार्शली प्रोसेस्ड है, अनप्रोसेस्ड है, विच इज इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन।
काहे के लिए? ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। प्रोसेस्ड हो सकता है, पार्शली प्रोसेस्ड हो सकता है, अनप्रोसेस्ड हो सकता है। तीनों ही कंडीशन में उसका उद्देश्य सिर्फ क्या होना चाहिए? ह्यूमन कंजम्पशन। सिर्फ ध्यान में रखना, ह्यूमन कंजम्पशन। जानवर के लिए भी कपिला पशु आहार आता है। क्या आता है? कपिला पशु आहार जानवर के लिए भी आता है, लेकिन पशु आहार जो आता है बाजार में उसको इस डेफिनेशन के तहत नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पशु कंज्यूम कर रहा है, ह्यूमन कंज्यूम नहीं कर रहा है। इसलिए इस फूड की डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ वो फूड शामिल होगा जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनाया जा रहा है। इट इंक्लूड्स प्राइमरी फूड। सबसे पहले यहाँ पे आता है एक शब्द प्राइमरी फूड। क्या होता है प्राइमरी फूड? कहाँ डिफाइंड है? इसी लिस्ट में आगे चल करके जब हम जेडके में पहुंचेंगे तब मिलेगा कि हमको प्राइमरी फूड। बट प्राइमरी फूड क्या होता है मैं अभी बता देता हूँ। वो फूड जो डायरेक्ट कहाँ से आ रहा है? हमारे खेत से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? डायरेक्ट हमारे खेत से आ रहा है। गेहूं एक रॉ मटेरियल हो गया, वो क्या हो गया? प्राइमरी फूड हो गया। चावल है ना, धान, ये क्या हो गए? रॉ मटेरियल हो गए, जो कि डायरेक्ट प्राइमरी फूड के तौर पे क्या है? कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो प्राइमरी फूड हो गया, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनाया जाने वाला, या तो प्राइमरी फूड हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड और इंजीनियर फूड। जैसे उदाहरण के लिए बीटी ब्रिंजल हो गया, है ना, बीटी ब्रिंजल हो गया, बीटी में कॉटन हो गया, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, है ना, ये इस प्रकार के हो गए। और फूड कंटेनिंग सच इंग्रेडिएंट्स, इन्फेंट फूड भी इसी में आता है, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर भी इसी में आता है, अल्कोहलिक ड्रिंक और बेवरेजेस भी इसी में आते हैं, च्युइंगम भी इसी में आता है, और एनी सब्सटेंस जिसमें क्या हो? पानी प्रेजेंट हो, इंक्लूडिंग वाटर, इंक्लूडिंग वाटर। तो इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। ध्यान में रखना, प्राइमरी फूड, जीएम फूड, इन्फेंट फूड, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर, अल्कोहलिक ड्रिंक, च्युइंगम्स और वाटर, इन सबको हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं, यूज्ड इनटू फूड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, प्रिपरेशन और ट्रीटमेंट, बट डज नॉट इंक्लूड। अब फूड में क्या शामिल नहीं है? एनिमल फीड, पशु आहार शामिल नहीं है, लाइव एनिमल, है ना। तुम समझो दो चीजें हैं, ये क्या है? मुर्गी है, ये क्या है? मुर्गी है। और मुर्गी जब कट जाती है तब उसको तुम उसको क्या बोलते हो? चिकन बोलते हो, उसके पहले चिकन नहीं बोलते हो। तो क्या मुर्गी फूड है? बिल्कुल नहीं। इस डेफिनेशन में मुर्गी फूड नहीं है, लेकिन इस डेफिनेशन में चिकन फूड है। ये बकरा है, ये बकरा है, और ये क्या है? बकरे को क्या बोलते हो तुम लोग? मटन बोलते हो। ठीक है, तो क्या बकरा फूड है? नहीं है। क्या मटन फूड है? बिल्कुल मटन फूड है। इस डेफिनेशन में मटन फूड है, बकरा फूड नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो लाइव एनिमल को हम क्या है? फूड की कैटेगरी में, जिंदा जानवर को हम फूड कैटेगरी में नहीं रखते हैं, अनलेस दे आर प्रिपेयर्ड और प्रोसेस्ड। अनलेस दे आर प्रिपेयर्ड प्रोसेस मतलब मुर्गी को काट दिया, चिकन बन गया, बकरे को काट दिया, मटन बन गया, अब प्रोसेसिंग हो गई उसकी फॉर प्लेसिंग ऑन द मार्केट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके अलावा प्लांट्स प्रायर टू हार्वेस्टिंग, ड्रग्स एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, नार्कोटिक्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। और क्या नहीं है? फूड तो प्लांट्स जो उगे हुए हैं, अभी वो खेत में लगे हुए हैं, है ना, गेहूं कट गया तब वो फूड है, प्राइमरी फूड कहलाएगा। लेकिन जब तक गेहूं खेत में ही खड़ा हुआ है तब तक वो फूड नहीं कहलाएगा इसकी डेफिनेशन में। ठीक है, इसके अलावा प्रायर टू हार्वेस्टिंग, कटाई के पहले यदि वो फसल खड़ी हुई है तो हम उसको फूड नहीं मानते हैं इस डेफिनेशन में। इसके अलावा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, तो इस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि उसके लिए एक अलग कानून बना हुआ है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना हुआ है 1946 का, है ना, तो हम उसको उसमें कंसीडर कर लेंगे, वो पूरा का पूरा कॉस्मेटिक भी उसी में आ जाएगा। इसके अलावा नार्कोटिक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि एनडीपीएस एक्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो जो गांजा है ना, कोकेन है, हेरोइन है, हम इन सबको कहाँ कंसीडर कर लेते हैं? 1985 वाली एक्ट में, तो इसमें कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं बनती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो मैंने शुरू में लाइन बता दी थी वो था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करेगी कि क्या फूड होगा और क्या फूड नहीं होगा। ठीक, चलो अगला आता है 3, है ना, सेक्शन 3 के सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज के आता है। इसमें क्या दिया गया? फूड एडिटिव्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? फूड एडिटिव्स दिए हुए हैं, मीन्स एनी सब्सटेंस नॉट नॉर्मली कंज्यूम्ड एज अ फूड बाय इटसेल्फ और यूज्ड एज अ टिपिकल इंग्रेडिएंट ऑफ द फूड। वापस से मैंने कई दिन से डिस्कशन ले रहा हूँ, उसमें पीवाईक्यू डिस्कशन में पढ़ा रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने पढ़ा है कि सॉफ्ट ड्रिंक में सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। सॉफ्ट ड्रिंक में, है ना, सोडियम बेंजोएट को एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। अब सोडियम बेंजोएट तुम घर में कभी भी ऐसे नॉर्मल बैठ करके नहीं खाते हो। जैसे तुम मान लो रोटी सब्जी खा रहे हो, उस तरीके से क्या तुमने कभी सोडियम बेंजोएट खाया है? नहीं खाया है। लेकिन है तो वो फूड की कैटेगरी में, तभी तो फूड उसमें डाल रहे हो तुम। लेकिन हम उसको फूड नहीं बोलते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फूड एडिटिव बोलते हैं। वो क्या है? एक सहायक के तौर पे उसमें यूज किया जा रहा है।
वो सहायक क्या करेगा, उसमें किसी न किसी प्रकार का ऑर्गेनोलेप्टिक चेंज लाएगा। क्या लाएगा, या तो टेक्नोलॉजिकल चेंज लाएगा या ऑर्गेनोलेप्टिक चेंज लाएगा। ये दोनों मतलब क्या होते हैं, टेक्नोलॉजिकल या ऑर्गेनोलेप्टिक चेंज क्या होता है, ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब वो चीज जो आप अपने सेंस ऑर्गन से क्या करेंगे, फील करेंगे। जैसे उसके लिए हम उसमें मान लो टेस्ट इन्हांसर डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, टेस्ट इन्हांसर डाल रहे हैं जो स्वाद बढ़ाएगा। तो वो आप टेस्ट इन्हांसर काम किया या नहीं किया कैसे पता करेंगे, अपनी टंग से पता करेंगे, जीभ से पता करेंगे। ऐसे ही उसमें एक बेहतर वो आया, आकर्षण आया कि नहीं आया, है ना, डेकोरेटिव हुआ या नहीं हुआ कैसे पता करेंगे, अपनी आई से पता करेंगे, आंख से पता करेंगे। टेक्सचर बेहतर है या नहीं है कैसे पता करेंगे, अपनी फिंगर से पता करेंगे, हाथ से पता करेंगे। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स है, क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। तो इन फूड एडिटिव की वजह से ऑर्गेनोलेप्टिक चेंज आता है या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है। टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या आता है, सेल्फ लाइफ बढ़ गई। क्या बढ़ गई, सेल्फ लाइफ बढ़ गई। सोडियम मेजोर तुमने सॉफ्ट ड्रिंक में डाल दिया तो जो जिस सॉफ्ट ड्रिंक की अभी सेल्फ लाइफ 2 महीने थी उसकी बढ़कर के कितनी हो गई, 6 महीने हो गई, सोडियम मेजोर्ट की वजह से। तो इस प्रकार की सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, फूड एडिटिव्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फूड एनालिस्ट। समझो तुम्हारी एक क्या है, एक दुकान है जहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट तुम बेचते हो। वहां पे क्या हुआ, फूड सेफ्टी ऑफिसर ने क्या किया, एक इंस्पेक्शन किया, जांच की, और उसको कुछ सस्पिशियस मटेरियल मिला तो उसने वहां से क्या किया, सैंपल कलेक्ट किया। अब वो सैंपल किसको देगा जांच के लिए, वो सैंपल देगा फूड एनालिस्ट को। किसको देगा, फूड एनालिस्ट को देगा। ये फूड एनालिस्ट कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन 45 में। इसी में जब आगे जाएंगे तो सेक्शन 45 आएगा, तब वहां पे चर्चा करेंगे इसकी विस्तार से। इसके बाद आता है फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी सेक्शन 4 में डिफाइंड है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। इसके बारे में मैंने डिस्कशन क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, पीवाईक्यू डिस्कशन क्लास में, कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, है ना। कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 1/3 कौन होनी चाहिए, 1/3 क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। 22 मतलब 21+1, है ना, 21+1, एक क्या होगा, चेयरमैन होगा। क्या होगा, एक चेयरमैन होगा। 21 क्या होंगे, सदस्य होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन एन कहता है फूड बिजनेस। सेक्शन एन क्या कहता है, फूड बिजनेस की बात करता है। ठीक है, फूड बिजनेस मीन्स एनी अंडरटेकिंग, कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट के लिए चल रही हो या नॉट फॉर प्रॉफिट चल रही हो। मतलब इसको इस तरीके से, तुम भंडारा चला रहे हो, क्या चला रहे हो, तुम भंडारा चला रहे हो, कहीं भी फ्री का भंडारा चलाते हो भाई, पैसा नहीं ले रहे हो। तो क्या तुम फ्री के भंडारे में, जहाँ पैसा नहीं ले रहे हो, तो क्या तुम कुछ भी खिला सकते हो, क्या वहां पे कोई खराब खाना खिला सकते हो, नहीं, वो आप नहीं कर सकते हैं। वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। दूसरा कि तुम प्रॉफिट के लिए ही चला रहे हो, कोई दुकान ही चला रहे हो डेली की, कोई रेस्टोरेंट, कोई कुछ भी चला रहे हो, ये तो फॉर प्रॉफिट होगा या नॉट फॉर प्रॉफिट होगा। दोनों कंडीशन में फूड लॉज का पालन किया जाना आवश्यक है। तो फूड बिजनेस में एनी अंडरटेकिंग वेदर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट, एंड वेदर पब्लिक और प्राइवेट, कोई सरकारी भी हो सकता है, कोई प्राइवेट भी हो सकता है। मान लो सरकार का किचन चल रहा है, दीनदयाल रसोई चल रही है, इंदिरा रसोई चल रही है, भगत सिंह रसोई चल रही है ना। भगत सिंह रसोई कौन चलाता है, भगत सिंह रसोई दिल्ली में गौतम गंभीर चलाते थे, है ना। अभी चल रही कि नहीं चल रही पता नहीं, खैर। तो इस प्रकार की जो रसोई है वो पब्लिक उसमें कंट्रोल में है। तो क्या इस प्रकार में भी कुछ भी खाना खिलाया जा सकता है, नहीं। तो ये पब्लिक प्राइवेट दोनों के लिए लागू है। कैरिंग आउट एनी ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटेड टू एनी स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन फूड। और हर स्टेज में आपको क्या करना पड़ेगा, फूड लॉज का पालन करना पड़ेगा। जहां पे कहां से चालू होता है, मैन्युफैक्चरिंग, तुमने खाना बना दिया या फिर उसकी प्रोसेसिंग कर दी, फिर तुमने उसकी पैकेजिंग कर दी, फिर तुमने उसको स्टोर कर लिया, फिर तुमने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, वो किसके पास गया, रिटेलर के पास गया। रिटेलर किसको देगा, कंज्यूमर को देगा। रिटेलर किसको देगा, कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, हम लोग, ग्राहक। पूरी एक चेन बनी हुई है, और इस पूरी चेन में क्या करना पड़ेगा, आपको फूड लॉज का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है फूड बिजनेस ऑपरेटर। ये फूड बिजनेस जो मैं चला रहा हूं, है ना, समझो ये दुकान है जिसको मैं क्या बोलूंगा, फूड बिजनेस। तो इसका जो मालिक होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, फूड बिजनेस ऑपरेटर बोलूंगा। ठीक है, तो यहाँ समझो कि एक समोसे की दुकान है, उसको मैं क्या बोलूंगा, फूड बिजनेस। और यहाँ जो लाला बैठा हुआ है गल्ले में, उस लाला को जो गल्ले में बैठा हुआ है, मैं उसको क्या बोलूंगा, फूड बिजनेस ऑपरेटर। ठीक है, उसको भी नहीं पता होगा, मेरे को फूड एफबीओ बोलते हैं, खैर। तो एफबीओ इन रिलेशन टू द फूड बिजनेस मींस अ पर्सन बाय हुम द बिजनेस इज कैरिड आउट ऑन ऑनवर्ड और ओन्ड। आसान माध्यम क्या है इसका जानने का, भाई एफएसएसआई लाइसेंस बनता है, फसाई का जो लाइसेंस बनता है किसी भी रेस्टोरेंट के लिए, फूड बिजनेस के लिए,
तो वो फसाई का लाइसेंस जिसके नाम पे बना होगा ना, वो जो ऑनर होगा ना, वही क्या है, फूड बिजनेस ऑपरेटर है, एफबीओ है वो। ठीक है। अगला आता है फूड लेबोरेटरी, मींस एनी फूड, ये फूड लेबोरेटरी कहां पर है, सेक्शन पी में। मींस एनी फूड लेबोरेटरी और इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एनी अदर एजेंसी। प्राइमरली तो कौन स्टेब्लिश करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कौन स्टेब्लिश करता है, स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा एनी अदर एजेंसी भी स्टेब्लिश कर सकती है। मान लो उदाहरण के लिए आईसीआर की कोई लैब चल रही है ना, आईसीएमआर की कोई लैब चल रही है, अपनी स्पेशल लैब बना करके वो संचालित कर रहे हैं। तो ये फूड लेबोरेटरी का जो पूरा का पूरा कहानी है, वो क्या है, दरअसल फूड एनालिस्ट के द्वारा जांच किए जाने की एक संस्था है। जो एनालिस्ट हमने पढ़ा ना पीछे अभी, ये यहाँ पे पढ़ा फूड एनालिस्ट। ये फूड एनालिस्ट कहाँ बैठेगा, कहाँ काम करेगा, फूड लेबोरेटरी में काम करेगा, टेस्टिंग करेगा, कैलिब्रेशन करेगा, लेबोरेटरीज में काम करेगा वो। ठीक है। फिर आता है फूड सेफ्टी, क्यू में क्या दिया हुआ है, फूड सेफ्टी मींस assurance that the food is acceptable for a human consumption according to its intended use। ये assurance कौन देगा, ये assurance फूड अथॉरिटी देगी। फूड अथॉरिटी कौन है, फसाई है। फूड अथॉरिटी कौन है, फसाई है। कैसे पता चलेगा कि ये फूड सेफ्टी है या नहीं है, तो उसका पता करने का आसान तरीका क्या है कि जो फूड प्रोडक्ट है, जो उसमें पैकेजिंग में चिट लगी हुई है, उसमें फसाई का लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। भाई और कैसे तय करोगे, कोई दूसरा तरीका है क्या। तो आसान तरीका क्या है, मान लो तुम्हारे पास एक चिप्स का पैकेट, तो उस चिप्स के पैकेट में अभी उठा करके देखो, वहां पर कहीं ना कहीं क्या लिखा होगा, एफएसएसआई अप्रूव्ड, और नीचे क्या लिखा होगा, एफएसएसआई का लाइसेंस नंबर लिखा होगा। ठीक है। तो इससे क्या पता चले कि ये फूड सेफ है हमारा। इसके बाद आता है फूड सेफ्टी ऑडिट। अब फूड सेफ है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, ऑडिट से पता चलेगा। मूल्यांकन होगा, लेखांकन होगा उसका। ये लेखांकन कहाँ होगा, तो ये लेखांकन हर स्टेज पे होगा। मैन्युफैक्चरिंग पे भी होगा, प्रोसेसिंग पे भी होगा, पैकेजिंग पे भी होगा, स्टोरेज पे भी होगा, ट्रांसपोर्ट स्टेज में भी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में भी होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी स्टेज में मिलावट हो सकती है, किसी भी स्टेज में अडल्ट्रेशन हो सकता है, इसलिए हर स्टेज में क्या होगा, ऑडिट होगा। अब आता है एस, है ना, सेक्शन एस 31S। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, वो क्या है, एफएसएमएस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एफएसएमएस, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। फूड सेफ्टी जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ये कई चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है। पहला क्या आता है इसमें, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, कि एक जो वो है फूड बिजनेस है, उस फूड बिजनेस में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके लिए क्या होना चाहिए, एक गाइडलाइन होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसओपी होना चाहिए, जिसके तहत क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा, ताकि फूड सेफ्टी हमेशा क्या किया जा सके, इंश्योर की जा सके। दूसरा फूड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, जीएचपी आता है। इसके अलावा एचएसीसीपी आता है, वो क्या है, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। और भी ढेर सारे इसमें क्या आते हैं, एफएसएमएस के तहत चीजें आती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी उसका काम नहीं है। अभी तो हमको बस ये देखना है कि सेक्शन एस में क्या है। सेक्शन एस में एफएसएमएस के बारे में चर्चा की गई है। फिर आता है फूड सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है। फूड सेफ्टी ऑफिसर कहाँ मेंशन किया गया है, सेक्शन 37 में। बहुत डिटेल में कहाँ पे दिया गया है, सेक्शन 37 में। बट उसको डिफाइन कहाँ किया गया है, 31T में। कहाँ पे, 31T में डिफाइन किया गया है। फिर आता है हजार्ड, मीन्स अ बायोलॉजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड और अ फिजिकल एजेंट, जो कि खाने में आ सकता है अथवा लाया गया है। फिर आता है इम्पोर्ट, मीन्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया एनी आर्टिकल ऑफ फूड बाय लैंड, बाय सी और बाय एयर, जल मार्ग से, भूमार्ग से या वायु मार्ग से भारत में जो भी कुछ खाना लाया जा रहा है, उसको हम इंपोर्ट कैटेगरी में रखेंगे। तो वो भी हमारी यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से उसको कैलिब्रेट किया जाना चाहिए, उसको उसके हिसाब से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया गया हो। ठीक है। तो ये होगा, ध्यान में रखना, इस एक्ट में कहीं पर भी एक्सपोर्ट शब्द का प्रयोग नहीं है। क्या है का शब्द प्रयोग है, इंपोर्ट का। होता तो एक साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्यों नहीं एक्सपोर्ट शब्द का प्रयोग। भाई क्या चीज एक्सपोर्ट करोगे, फूड से जो एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो क्या चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो फूड तुम बनाओगे ना उसी को एक्सपोर्ट करोगे। तो जो फूड तुम बना रहे हो, पैक कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, वो तो ऑलरेडी क्या किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है ना। तो फिर अलग से एक्सपोर्ट शब्द लिखने की आवश्यकता ही नहीं बनती है। ठीक है। फिर आता है इंप्रूवमेंट नोटिस। इंप्रूवमेंट नोटिस के बारे में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई, सेक्शन 32 में। फिर आता है इन्फेंट फूड। आपने पीछे जैसे देखा होगा सेक्शन जे आया था, है ना, 31J।
3(1)(j) में क्या दिया हुआ था, फूड की डेफिनेशन दी हुई थी, उसमें एक शब्द प्रयोग किया गया था इन्फेंट फूड। दूसरा एक चीज आती है इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट, ठीक है, ये क्या है, तो सेल हैव द मीनिंग्स असाइन टू द मीनिंग क्लॉज एफ, है ना, जहां पे फूड डिफाइन किया गया था, एंड क्लॉज जी ऑफ द सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 ऑफ द इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट। फीडिंग बॉटल हो गया, फीडिंग फूड हो गया, ये सब कहाँ से रेगुलेट होता है, ये रेगुलेट होता है इन्फेंट फूड रेगुलेशन एंड प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 1992, ठीक है, तो इससे रेगुलेट किया जा रहा है उसको। फिर आता है इंग्रेडिएंट्स, समझो ये मेरा इडली है, तो इस इडली में क्या क्या डला, इस इडली में राइस डला, कुछ मसाले डले, जो भी कुछ डला वो क्या हो गए, उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। इस इंग्रेडिएंट की कहानी में दो चीजें आ जाएंगी। हम जैसे फार्मा के सेक्टर में क्या होता है, दवाई जो होती है, समझो तुम पैरासीटामोल खा रहे हो, ठीक है, तो पैरासीटामोल, समझो तुम कैलपोल खा रहे हो, है ना, समझो तुम क्या खा रहे हो, कैलपोल खा रहे हो, कैलपोल एक ब्रांड नेम है, उस कैलपोल में दरअसल क्या होता है, मेन चीज पैरासीटामोल ही होती है, सिप्ला का। तो तुम कैलपोल खा रहे हो, अब कैलपोल में मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वो क्या है, पैरासीटामोल है। लेकिन एडिटिव क्या है, एडिटिव में कुछ कलरेंट डाला गया होगा, कुछ टेस्ट के लिए डाला गया होगा, कुछ प्रिजर्वेटिव डाला गया होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम बात करें, मान लो तुम चिप्स बना रहे हो, तो चिप्स में मेन जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है, आलू है, लेकिन एडिटिव क्या है, मसाले होंगे, है ना, इसके अलावा क्या होगा, तुम्हारा प्रिजर्वेटिव होगा, नाइट्रोजन गैस होगी, आदि आदि। तो ये सब इंग्रेडिएंट की सूची में ही क्या किए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे, इंक्लूडिंग फूड एडिटिव्स। फिर आता है लेबल, जिसमें सब कुछ तुम क्या करते हो, मेंशन करते हो, ठीक है, जो तुम्हारा फूड प्रोडक्ट रहता है उसके बाहर बाहर की तरफ तुम क्या लगाते हो, लेबल लगाते हो। चिप्स वगैरह के पैकेट में बाहर ही लिखा होता है, किसी बॉटल वाली पैकेजिंग लोगे तो एक कागज में लिखा होता है, कागज उसकी चारों तरफ चिपका होता है, वो लेबल है। उसमें तुम टैग, ब्रांड नेम, मार्क, पिक्टोरियल और अदर डिस्क्रिप्टिव मैटर, रिटन, प्रिंटेड, है ना, किसी भी फॉर्मेट में रख सकते हो। फिर आता है लाइसेंस। अब ये लाइसेंस क्या है, लाइसेंस मीन्स लाइसेंस ग्रांटेड अंडर 31 बाय द एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो क्या करती है, लाइसेंस ग्रांट करती है। फिर आता है लोकल एरिया शब्द, लोकल एरिया क्या है, मीन्स एनी एरिया वेदर अर्बन और रूरल नोटिफाइड बाय द कमीशन ऑफ द फूड सेफ्टी। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पता है क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से मैं बात करूं, लोकल एरिया अंडर फूड सेफ्टी एक्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय हुम, ऑप्शंस हैं, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, फूड सेफ्टी ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ द फूड सेफ्टी, यूनियन गवर्नमेंट। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। राइट आंसर क्या है, कमिश्नर ऑफ द फूड सेफ्टी रिकॉग्नाइजेस द लोकल एरिया अंडर दिस सेड एक्ट, है ना। फिर आता है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, दो शब्द हैं, एक है मैन्युफैक्चर, दूसरा है मैन्युफैक्चरर। यहां पे क्या है, निर्माण, और यहां पे क्या है, निर्माणकर्ता, यहां पे क्या है, निर्माणकर्ता। तो यहाँ पे फूड बनाने की बात की गई है, और यहाँ पे फूड के निर्माणकर्ता कौन बनाएगा फूड, उसकी बात की गई है, ठीक है। फिर आता है मेंबर, मेंबर किसके, मेंबर है फूड अथॉरिटी के, फूड सेफ्टी अथॉरिटी जो है, और उस मेंबर की सूची में फूड अथॉरिटी के मेंबर के अलावा चेयरपर्सन भी शामिल है। तभी तो मैंने क्या कहा, 22 लोग, उस 22 में को हम कैसे डिवाइड करते हैं, 21 + 1, तो 21 एग्जैक्टली क्या होते हैं, मेंबर ही होते हैं, और 22वां जो सदस्य होता है वो क्या बन जाता है, चेयरमैन बन जाता है। फिर आता है एक शब्द जेडएफ के तहत, वो आता है मिस ब्रांडेड फूड। कैसे डिफाइन करोगे इस सेक्शन को, सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जेडएफ, इस तरीके से। इसमें क्या दिया गया है, मिस ब्रांडेड फूड की डेफिनेशन दी गई। क्या होता है मिस ब्रांडेड फूड, पहला लिखा गया इफ इट इज परपोर्टेड और इज रिप्रेजेंटेड टू बी और इज बीइंग, मतलब कुछ ही चीज का तुम क्या कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, पर वो चीज वैसी है नहीं। मैं क्लेम करता हूं कि मेरी इस प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट से ये पर्टिकुलर एक्स काम हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं रहा है, दैट मीन्स कि मेरा फूड प्रोडक्ट क्या हुआ, मिस ब्रांडेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिस ब्रांडेड कहलाएगा। क्या क्या इसके तहत काम हो सकते हैं, ऑफर्ड और प्रमोटेड फॉर सेल विथ फॉल्स, मिसलीडिंग और डिसेप्टिव क्लेम्स। मेरे इस क्या बोलते हैं चिप्स को खाओगे तो तुम्हारा डायबिटीज ठीक हो जाएगा, फॉल्स क्लेम कर रहा हूं मैं, मिसलीडिंग क्लेम कर रहा हूं। मेरे इस जूस को पियोगे तो तुम्हारा वजन कम हो जाएगा,
डेली सुबह मेरे इस मिक्स मैंने एक मिक्सचर इजाद किया है, मेरे इस मिक्सचर को सुबह गर्म पानी के साथ 1 गिलास साथ पी लोगे तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। लेकिन ये क्या है, मिसलीडिंग क्लेम है। इस वजह से मेरा फूड क्या हो गया, मिस ब्रांडेड हो गया। अब ये मिस ब्रांडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, डिसेप्टिव वाला कॉन्सेप्ट है, फॉल्स वाला कॉन्सेप्ट है, वो कैसे हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। एक लेवल में ही तुमने बोल दिया कि ये मेरा फूड प्रोडक्ट क्या कर देगा, तुम्हारा वजन कम कर देगा 10 दिन में, ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट में टीवी चल रही, बैठे वो उसमें आ रहा है संधि सुधा, जोड़ों का दर्द करे 2 घंटे में ठीक। गलत है वो क्या है, गलत है। संधि सुधा हो या किसी भी, जावेद अख्तर का खुद का घुटना ठीक नहीं हो रहा झुक झुक के, है ना। जावेद जावेद अख्तर इतना झुक गए हैं अपने जीवन में, मतलब आगे की तरफ से देख लो जैसे भी झुक रहे हैं ना, तो इतना झुक गए हैं कि उनका संधि सुधा से ठीक ही नहीं हो रहा, लेकिन क्लेम किया जा रहा है। मिस ब्रांडिंग है वो, क्या है, मिस ब्रांडिंग है। दूसरा क्या हो सकता है, सोल्ड बाय द नेम विच बिलोंग्स टू अनदर आर्टिकल ऑफ द फूड, किसी और नेम से बेच रहे हो तुम उसको, गलत नाम से बेच रहे हो। तीसरा क्या हो सकता है, ऑफर्ड और प्रमोटेड फॉर सेल अंडर द नेम ऑफ अ फिक्सियस इंडिविजुअल और अ कंपनी, किसी गलत नाम की कंपनी से के आधार पे बेच रहे हो, किसी गलत व्यक्ति के नाम पे तुम उसको बेच रहे हो। तो इस सभी प्रकार के फूड को हम क्या बोलते हैं, मिस ब्रांडेड फूड कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है, तो द आर्टिकल इज एन इमिटेशन, किसी की कॉपी करके तुम बेच रहे हो, और इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर अ रिजेम्बलेंस इन अ मैनर लाइकली टू डिसीव अनदर आर्टिकल ऑफ द फूड, कोई पहले से फूड प्रोडक्ट बाहर मार्केट में चल रहा है, तुम उसी की कॉपी पेस्ट करके 100% क्या कर दिए, बेच दिए, कोई परिवर्तन नहीं किए, मिस ब्रांडेड बोला जाएगा उसको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये पूरी की पूरी कहानी आपकी किससे जुड़ी हुई है, जेडएफ की, ये कहानी जुड़ी हुई है मिस ब्रांडेड फूड से। ठीक है, चलो अब आता है जेडएफ के बाद जेड जी, जिसमें नोटिफिकेशन शब्द का प्रयोग किया गया, मीन्स नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन दी ऑफिशियल गजट। ठीक है, कोई मतलब नहीं इसको बहुत ज्यादा याद रखने का। फिर आता है जेड एच, पैकेज। पैकेज शब्द का प्रयोग किया गया, मीन्स प्री पैक्ड बॉक्स, बॉटल, कैसेट, टिन, बैरल, केस, पाउच, रिसेप्टेबल, सैक, बैग, रैपर और सच अदर थिंग्स इन विच एन आर्टिकल ऑफ फूड इज पैक्ड। भाई खाना तुम किस में पैक कर सकते हो, इनके अलावा यहाँ जो शब्द लिखे हुए हैं इसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं खाने को पैक करने का। बॉक्स में करोगे, प्री पैक्ड बॉक्स हो गया, बॉटल है, कैसेट है, टीन है, बैरल है, केस है, पाउच है, रिसेप्टेबल है, सैक है, बैग है, रैपर है, या कोई और तरीका, वो सब इसमें क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, पैकेज शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया। फिर आता है प्रेमाइस, आपने पीछे शब्द पढ़ा कौन सा, फूड बिजनेस। फूड बिजनेस, अरे जो फूड बिजनेस है तुम्हारा, मान लो रेस्टोरेंट है तुम्हारा, फूड बिजनेस क्या आसमान में चलेगा, छू मंतर होके चलेगा, नहीं, कहीं ना किसी दुकान में लगेगा ना। वो जो दुकान है वो क्या कहलाती है, प्रेमाइस कहलाती है। ये कहाँ पे मेंशन है, जेड आई में मेंशन है। वो जो दुकान है, वो जो स्टॉल है, वो जो होटल है, रेस्टोरेंट है, एयरलाइन सर्विस है ना, फूड कैंटीन है, प्लेस ऑफ व्हीकल्स वेसल, सब कुछ हम उसको क्या बोलते हैं, प्रेमाइस बोलते हैं। एक जोमेटो वाला क्या कर रहा है, बाइक में खाना लेकर के जा रहा है, तो उसकी बाइक उस समय क्या है, प्रेमाइस है। एयरलाइन में खाना दिया जा रहा है जब आप हवा में है ना, तो उस समय एयरलाइन क्या है, एक प्रेमाइस है। ठीक है, फिर आता है जेड जे, उसमें लिखा शब्द प्रेस्क्राइब्ड, मींस प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी अंडर दिस एक्ट। तो समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स प्रेस्क्राइब करते रहते हैं, उन्हीं प्रेस्क्राइब रूल की यहाँ पे बात की गई है। फिर आता है जेड के प्राइमरी फूड, इस प्राइमरी फूड शब्द को हमने कहाँ पढ़ा था, एफ के तहत पढ़ा था, सॉरी फूड के तहत हमने पढ़ा था जे में। ठीक है, तो वो जो प्राइमरी फूड वहां पे बताया गया था उसको मैंने वहां पे एक्सप्लेन भी किया था कि प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, एक्वाकल्चर इन इट्स नेचुरल फॉर्म। वो जब उसके नेचुरल फॉर्म में रहेगा और कहाँ से आया हो, एग्रीकल्चर की अलग अलग फील्ड से आया हो। उस एग्रीकल्चर की अलग अलग फील्ड में क्या हो गया, एक नॉर्मल एग्रीकल्चर जिसको तुम कहते हो धान उगाना, गेहूं उगाना, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, एक्वाकल्चर। ठीक है, तो हम उसको उसमें शामिल करते हैं। ये कैसे आ सकता है, ग्रोइंग की प्रक्रिया से, रेजिंग की प्रक्रिया से, है ना, कल्टीवेशन से, पिकिंग से, हार्वेस्टिंग से, कलेक्शन से, कैचिंग से, इन द हैंड्स ऑफ अ पर्सन अदर देन फार्मर और अ फिशमैन, फिशरमैन। ठीक है, फिर आता है, अच्छा इसमें यहाँ पे क्या है, अदर देन फार्मर फिशरमैन क्यों शामिल नहीं किया, फार्मर और फिशरमैन को इसलिए शामिल नहीं किया, है ना, ध्यान में रखना, फार्मर और फिशरमैन को इसलिए शामिल नहीं किया, यदि आप फूड की परिभाषा वापस याद करें जो मैंने पीछे पढ़ाई थी, उसमें बताया था क्या चीज फूड नहीं होगा,
तो उसमें दो चीज़ों को मैंने स्पेसिफिकली शामिल किया था, एक जिंदा जानवर क्या नहीं होगा, फूड नहीं होगा, दूसरा प्लांट्स जो होंगे वो फूड नहीं होंगे। तो जो गेहूं का पौधा है वो फूड नहीं है, और गेहूं का पौधा किसके नियंत्रण में, फार्मर के नियंत्रण में है। मान लो मछली है, वो किसके नियंत्रण में, फिशरमैन के नियंत्रण में है। ठीक है, तो इन दोनों को हटा करके बाकी जो भी चीजें जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं वो सब क्या है, प्राइमरी फूड के अंदर में आएंगी। फिर आता है प्रोहिबिशन ऑर्डर, रोकने का आदेश, ये 33 में मेंशन्ड है। फिर आता है ZM के तहत रिस्क शब्द का प्रयोग किया गया है। ये रिस्क किस में होगा, जिसका एडवर्ज इफेक्ट आएगा, किसका आएगा, जिसका एडवर्ज इफेक्ट आएगा उसमें रिस्क होगा। जिस इंग्रेडिएंट से एडवर्ज इफेक्ट आएगा उसमें रिस्क होगा। तो इस रिस्क शब्द को डिफाइन किया गया है ZM में। ठीक है, इसके बाद आता है रिस्क एनालिसिस। अब जो रिस्क हुआ है उसका असेसमेंट करो, तो असेसमेंट होगा, मैनेजमेंट होगा, फिर कम्युनिकेशन होगा। तो बोले असेसमेंट डिफाइन कर दिया ZO में, रिस्क कम्युनिकेशन डिफाइन कर दिया ZP में। रिस्क जो हुआ वो सबको बता दो, किसको बताओगे, मैनेजर को, कंज्यूमर को, इंडस्ट्री को, एकेडमिक को, सबको बता दो। और फिर रिस्क को मैनेज करने के लिए प्रक्रिया ढूंढो। फिर आता है ZR, बेच दो, जो भी तुमने फूड प्रोडक्ट बनाया उसको कैसे सेल करोगे, उस सेल शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, ZR में किया गया है। फिर आता है सैंपल, है ना, ZS मीन्स अ सैंपल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ अ फूड टेकन अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। तो सैंपल मीन्स सैंपल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड, है ना, कि जब फूड सेफ्टी ऑफिसर जांच के लिए जाएगा तो वहां से क्या करेगा, सैंपल कलेक्ट करेगा। क्या आवश्यक है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर ही सैंपल कलेक्ट करे, नहीं, जो दुकानदार है, फूड बिजनेस ऑपरेटर है, वो भी अपना सैंपल लेबोरेटरी भेज सकता है जांच करवाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशंस शब्द का प्रयोग ZT में है, ZU में स्टैंडर्ड शब्द का प्रयोग है, ZV में स्टेट गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रिलेशन टू द यूनियन टेरिटरी मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेट गवर्नमेंट तो हो गया नॉर्मल तौर पे जो स्टेट्स हैं, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट में हम किसको क्या मानेंगे, तो यूनियन गवर्नमेंट में उस यूनियन गवर्नमेंट का जो वो होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, हम उसको कंसीडर करेंगे। यूनियन गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर में दो प्रकार के लोग आते हैं, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं, दूसरे कौन आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ही आते हैं। दूसरा कौन आता है, एडमिनिस्ट्रेटर ही आता है। फिर आता है ZW, उसमें सब्सटेंस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर आता है सब स्टैंडर्ड, पीछे आपने कहीं पढ़ा था अनसेफ फूड, सब स्टैंडर्ड फूड, इस प्रकार के शब्दों का ऊपर प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो सब स्टैंडर्ड फूड क्या है, एन आर्टिकल ऑफ द फूड सेल बी डीम टू बी सब स्टैंडर्ड, किसी भी खाद्य पदार्थ को हम सब स्टैंडर्ड कम मानेंगे इफ इट डज नॉट मीट दी स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स बट नॉट सो एज टू रेंडर द फूड आर्टिकल अनसेफ। ठीक है, मतलब समझो ये फूड है, ये समझो फूड है, ये फूड कुछ स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहा है, ये कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो क्या हो जाएगा, या तो अनसेफ डिक्लेयर हो जाएगा, और या फिर क्या हो जाएगा, सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर हो जाएगा। अब किस कंडीशन में उसको अनसेफ बोलेंगे और किस कंडीशन में सब स्टैंडर्ड बोलेंगे। तो ये जो फूड है उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हो रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, लेकिन समस्या इतनी भी गंभीर नहीं है कि उससे कुछ नुकसान हो, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, तुम क्या हो, सब स्टैंडर्ड हो। और यदि उससे कुछ नुकसान होने लग जाए, एडवर्स इफेक्ट निकल के आएंगे, तो हम उसको क्या बोल देंगे, तुम क्या हो, अनसेफ हो। फिर आता है ट्राइब्यूनल बनाया जाता है, एक न्यायाधिकरण गठित किया जाता है, सेक्शन 70 में इसकी बात की गई है, पढ़ेंगे आगे, है ना। वो क्या है, दरअसल एक एपिलेट अथॉरिटी है, क्या है वो, एपिलेट अथॉरिटी है। फिर अनसेफ फूड आ जाता है, अभी हमने जो डिस्कस किया, वो अनसेफ फूड क्या हो सकता है भाई, पॉइजनस हो सकता है ना, डेटेरियस हो सकता है, फिल्दी हो सकता है, प्यूट्रिड हो सकता है, रॉटन हो सकता है, अनहाइजीनिक हो सकता है ना। इसके अलावा इन्फीरियर, चीपर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उसमें खराबी हो सकती है, बहुत सारी समस्याएं उसमें आ सकती हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है कि उस अनसेफ फूड को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका कहाँ तक चलता है, ए से लेकर के जेड तक ये पूरी कहानी चलती है, किसकी, सेक्शन 3 की। अब मैं बस आखिरी बार इसमें एक बार बताता हूँ, यहाँ पे पूरी कहानी खत्म हो गई। ठीक है, सेक्शन 3 की पूरी कहानी खत्म हो गई। सेक्शन 3 का जो आखिरी क्लॉज बचता है वो क्या बचता है, सब सेक्शन 2 बचता है, उसमें लिखा हुआ है कि एनी रेफरेंस इन दिस सेक्टर टू अ लॉ विच इज नॉट फोर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेल, है ना। इस लाइन का आज की तारीख में लिटरली कोई मतलब नहीं है, खैर, तो हम उसको देख भी नहीं रहे हैं। अब मैं इसमें बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी डेफिनेशन जो लिटरली
लिटरली आपको पता होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए आपको सेक्शन ए पता होना चाहिए, एडल्ट्रेंट क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी कहाँ डिफाइंड है, कंज्यूमर कहाँ डिफाइंड है ना। इसके अलावा आपका डिजिग्नेटेड ऑफिसर कहाँ पे डिफाइंड है वो पता होना चाहिए, फूड कहाँ पे डिफाइंड है सेक्शन जे में वो पता होना चाहिए, फूड एडिटिव कहाँ है, फूड एनालिस्ट कहाँ है, फूड अथॉरिटी कहाँ है ना, फूड बिजनेस ऑपरेटर, फूड लेबोरेटरी कहाँ पर है, एफएसएमएस कहाँ पर, ये पूरा पेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फूड सेफ्टी ऑफिसर कहाँ पर डिफाइंड है वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा आपका जो काम का है वो मैन्युफैक्चरर और मिस ब्रांडेड फूड कहाँ पे हैं, मेंबर कहाँ पर है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो काम की चीज़ आती है वो है इसमें प्राइमरी फूड कहाँ पर डिफाइंड है वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो आपका काम का चीज़ बचता है वो है सब स्टैंडर्ड फूड कहाँ पर डिफाइंड है और अनसेफ फूड कहाँ पर डिफाइंड है, अलॉन्ग विथ ट्राइब्यूनल कहाँ पर डिफाइंड है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर डिफाइन है, उनके क्या मतलब होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सेक्शन 4 से आगे बढ़ेंगे, है ना, कहाँ से, सेक्शन 4 से आगे बढ़ेंगे, चैप्टर 2 सेक्शन 4 से। और अगली क्लास से हम लेक्चर्स को थोड़ा छोटा रखेंगे ताकि बेहतर तरीके से चीज़ों को और हम समझ पाएँ, ठीक है। आज चूँकि हमने सेक्शन 3 पढ़ा है, बस सेक्शन 3 ज़्यादा बड़ा था इसलिए उसमें समय ज़्यादा लग गया, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को ख़त्म करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।